जेई 2005 का ही दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी आर इंटीजर्स नॉट ऑल इक्वल and omega is a cube root of unity where omega not equal to 1, then the minimum value of this complex number mod a plus b omega plus c omega square is, चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया रहे तो आप इन दोनों में से किसी एक को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। किस फॉर्मूला को यूज करके? हम सभी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ओमेगा और इस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ ओमेगा का टर्म बचेगा। अभी आपको क्या है, ओमेगा से भी डील करना पड़ रहा है, ओमेगा स्क्वायर से भी डील करना पड़ रहा है। आप इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सिर्फ आपको ओमेगा से डील करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी टाइम्स, अब ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस ओमेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं c टाइम्स माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस ओमेगा, इसको हमने लिख दिया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें सिर्फ ओमेगा के टर्म्स में तो आपका पास आ जाएगा a माइनस सी प्लस बी माइनस सी टाइम्स ओमेगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने यहां तक सिंप्लीफाई कर दिया। ये एक सिंपल सा जो रिलेशन होता है उसको यूज करके, यानी कि अब हमें फाइंड करना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस सी प्लस बी माइनस सी ओमेगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा, और ये ओमेगा क्या है, ओमेगा हम सभी जानते हैं कि ओमेगा होता है -1/2 प्लस आई टाइम्स रूट 3/2। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का दो मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा। एक मेथड जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को लगता है, एक मेथड जो अलजेब्रिक मेथड कहेंगे या जिसको ब्रूट फोर्स मेथड कहें, कि आपने देखा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा, तो आप इसको -1/2 प्लस आई टाइम्स रूट 3/2 यहाँ पे लिख दें। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकाल लें, इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लें और मॉडुलस को फॉर्मूला जो होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर लें तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा। फिर आप देखें कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ये भी करेक्ट मेथड है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये ब्रूट फोर्स मेथड है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप सीधे सीधे इस ओमेगा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखें कि क्या हो रहा है। ये हमारे पास ये इनिशियल एक्सप्रेशन था, उसमें हमने इसको यहाँ पे ले आए ओमेगा के टर्म्स में। अब आपने क्या किया कि ओमेगा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, तो आपके पास एक b माइनस सी बाई 2 का टर्म आ जाएगा प्लस आई टाइम्स b माइनस सी बाई 2 रूट 3/2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये रियल पार्ट है, ये जो है रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दें और अंडर रूट ले लें तो आप ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये काफी लंबा मेथड है, इसी तो आप यहां से यहां आप आ सकते हैं सिंपल अलजेब्रा करके, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अब जब इस मेथड पे आ गए तो उसके बाद आप इसको और एक्सपैंड कर दें और एक्सपैंड करके आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फॉर्म में 1/√2 रूट अंडर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर के टर्म्स में। तो यहां से यहां तक आने में आपको सिर्फ अलजेब्रा का यूज करना है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब एग्जाम में आपके टाइम की बहुत कमी होती है तो ये थोड़ा सा मेथड जो है आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो अब देखिए ये हमने निकाला, ये मॉडुलस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये तीनों जो है अंदर में ब्रैकेट में क्या है, स्क्वायर है, तो आपको लगता हो कि मिनिमम वैल्यू किसी भी स्क्वायर का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो तीनों का वैल्यू क्या 0 हो सकता है? वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन दे रखा है आर इंटीजर्स नॉट ऑल इक्वल। अगर आपको तीनों को 0 करना है तो आपको क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी a इक्वल टू बी, उसी तरह b इक्वल टू सी हो जाएगा और a इक्वल टू सी है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज a b c आर इंटीजर्स नॉट ऑल इक्वल। इसका मतलब a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a तीनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में हमने अभी दिखाया कि ये क्या है, इट इज सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है।
लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों जो स्क्वायर हैं वो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमें कंडीशन दे रखा है ए बी सी आर इंटीजर्स नॉट ऑल इक्वल। तीनों को जीरो होने के लिए क्या करना होगा? a माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा, b माइनस सी इक्वल टू जीरो और c माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी कि a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी एंड c इक्वल टू a होना पड़ेगा, जो नहीं हो सकता है इस कंडीशन के कारण। ठीक है, तो चलो अब मान लिया कि तीनों तो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि एक को मैं जीरो कर देता हूं, यानी a माइनस बी को मैं जीरो कर देता हूं, और जो दोनों टर्म है b माइनस सी होल स्क्वायर और c माइनस ए होल स्क्वायर, इन दोनों को मैं 1 और 1 कर देता हूं। ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। तो आप कहेंगे कि आपको तो मिनिमम फाइंड करना था, तो आपने दो टर्म को 1 और 1 क्यों कर दिया? आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर को भी जीरो कर दें और ये जो b माइनस सी होल स्क्वायर है इसको भी जीरो कर दें? तो वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? कि जैसे ही आपने a माइनस बी को जीरो किया, यानी कि आपका a इक्वल टू बी आ गया, फिर आप कह रहे हैं कि आप b माइनस सी को भी जीरो कर दें, तो क्या आ जाएगा? b इक्वल टू सी आ जाएगा, यानी कि फिर क्या हो गया? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दिस इज फॉरबिडन, ये हो नहीं सकता है। यानी कि हमें क्या करना होगा? मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो सकता है हमारे पास? a माइनस बी, तीनों में से कोई एक, हमने a माइनस बी को जीरो लिया है, आप बाकी दूसरे को भी जीरो ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस बी जीरो होगा, यानी कि a इक्वल टू बी हो गया, और b माइनस सी की वैल्यू 1 हो जाए, b माइनस सी होल स्क्वायर की, और c माइनस ए होल स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए। तो ये हो सकता है। और ये किस कंडीशन में होगा? आप देखिए, अब मैं ले सकता हूं कि a माइनस बी जीरो, यानी कि a इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो ले लूं और c की वैल्यू आप 1 ले लें। तो ये जो एक केस है, a इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो एंड c इक्वल टू 1, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये पॉसिबिलिटी है, और इसी पॉसिबिलिटी में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और वो क्या मिलेगा? नीचे में आपका 1/√2 है, ऊपर में भी √2 आ गया, इज इक्वल टू 1, यानी कि आंसर इसका 1 होगा। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 ही हो सकता है। √3/2 भी जो है वो इससे कम है, 1/2 भी इससे कम है, लेकिन ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये जो हमारा मॉडुलस का एक्सप्रेशन था, ये था सम ऑफ 3 स्क्वायर, और सम ऑफ 3 स्क्वायर्स जो है वो कहने को तो मिनिमम 0 हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस कंडीशन के कारण, नॉट ऑल इक्वल के कारण, तीनों 0 नहीं होगा। फिर हमने ये भी दिखाया कि 2 स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी 2 स्क्वायर a माइनस बी को 0 ले लिया और b माइनस सी को भी 0 ले लिया, तो क्या हो गया आपका? a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी हो गया। ये भी जो है वो फॉरबिडन है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। यानी कि आपका मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और b माइनस सी इज इक्वल टू 1, c माइनस ए इज इक्वल टू 1। यानी इस कंडीशन के लिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 1। इस केस में मिनिमम वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो ये काफी लंबा मेथड था, क्योंकि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में ही काफी अलजेब्रा करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा रीजनिंग आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू मिनिमम 1 ही क्यों हो रही है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आसान मेथड से, ज्योमेट्री के मेथड से सॉल्व करता हूं। देखिए, आपके पास क्या दे रखा है कि आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम वैल्यू इसका मॉडुलस का फाइंड करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अब ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे है कैसा नंबर? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेशन करता हूं। ये देखिए क्या है, a माइनस सी के पास यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, a माइनस सी इंटू 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये जो मेरा अंदर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली क्या है? a माइनस सी टाइम्स 1 प्लस b माइनस सी टाइम्स ओमेगा। यानी कि अगर आप देखिए, 1 भी क्या है? 1 तो है रियल नंबर, लेकिन 1 को भी मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 1 प्लस आई टाइम्स 0, यानी 1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन जब बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो 1 भी मेरा कहीं पे लाई करता है। ये सपोज ये जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन बनाते हैं, तो मेरा 1 जो पॉइंट होता है वो क्या है? यहाँ पे लाई करता है 1 और 0 पे, तो 1 भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस क्वेश्चन में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा दे रखा है,
ये बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेरा 1 है, इसको मैं अब देखिए वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 1 भी मेरा एक वेक्टर है तो 1 सिंपल सा एक स्केलर नंबर, लेकिन इस क्वेश्चन में समझने के लिए मैं 1 के ऊपर एक वेक्टर का साइन बना दे रहा हूं। और ओमेगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ही और जो वेक्टर है ही, और ओमेगा कैसा वेक्टर है, वो यहां से इस डायरेक्शन में जाता है। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, आर्गन प्लेन, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। यहाँ पे मेरा नंबर 1 है, उस नंबर 1 को हमने कैसे डिनोट किया, 1 और 0 से। यानी 1 को मैं लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या होता है, 1 प्लस आई टाइम्स 0 हो गया। और ये वाला जो मेरा नंबर है ये ओमेगा है, ये सभी जानते हैं, ये 120 डिग्री पे होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस आई टाइम्स √3/2। तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और ओमेगा का लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन भी कैसा, ये इंटीग्रल कॉम्बिनेशन, क्योंकि a माइनस सी क्या है, इंटीजर है, b माइनस सी क्या है, ये भी इंटीजर है, क्योंकि a b c आर ऑल इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कितने अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया कि हमें अब फाइंड करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और ओमेगा के कॉम्बिनेशन से बना है, और हमें फाइंड करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम मॉड्यूलस क्या होगा। मिनिमम मॉड्यूलस का मतलब ये ओरिजिन से इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस, तो सबसे पहला गेस दिमाग में आता है कि क्यों नहीं 0 ही कर देते हैं, चलो इसको उठा के 0 कर दें। तो 0 करने के लिए देखिए आपके क्या है, 0 करने के लिए आपको a माइनस सी को भी 0 होना पड़ेगा, यानी a इक्वल टू सी होना पड़ेगा, a इक्वल टू सी करना पड़ेगा। उसी तरह b माइनस सी को भी 0 करना पड़ेगा, यानी कि b इक्वल टू सी होना पड़ेगा, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू सी। ये तो हो नहीं सकता है इस कंडीशन से। और वैसे भी आप ध्यान रखिए कि आपने जिन लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, दो वेक्टर अगर जिसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, अगर आपके पास एक v1 वेक्टर है और दूसरा v2 वेक्टर है, अगर वो दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप उसका कोई भी स्केलर रेशियो लीजिए, अगर m टाइम्स v1 प्लस n टाइम्स v2, अगर इसको 0 होना है तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये डेफिनेशन ही होता है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर का। यानी कि दो वेक्टर v1 प्लस v2 अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका जब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना के अगर 0 आपको प्रूव करना है कि ये 0 आ रहा है, तो ये जो इसका ये m और n 0 होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और ओमेगा क्या है, मेरा दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। क्यों इंडिपेंडेंट है, जब भी आप 2 डायमेंशन में अगर आप दो वेक्टर बनाते हैं और दोनों एक दूसरे का अगर स्केलर मल्टीपल नहीं है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाता है। क्योंकि देखिए ये मेरा 1 वेक्टर तो इधर जा रहा है, ओमेगा वेक्टर इधर जा रहा है, इसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट इसलिए भी है कि क्योंकि आप ओमेगा को कभी भी, ओमेगा जो मेरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसको कोई भी स्केलर लैम्डा टाइम्स 1 तो कभी आप लिख नहीं सकते हैं। तो ओमेगा और 1 जो है मेरा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर मिला के मैं कहूं कि मैं 0 ले आता हूं, तो 0 लाने के लिए आपको ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता है नॉट ऑल इक्वल इस कंडीशन के कारण। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैं इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना सारा थ्योरी को क्यों मिक्स कर रहा हूं, मैं कहीं से वेक्टर को ले आता हूं, कहीं से उठा के मैं लीनियर इंडिपेंडेंस और वेक्टर को ले आता हूं। तो देखो बच्चे, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर होता है। ये मैं इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में समझा रहा हूँ। एग्जाम में ना आपके पास इतना टाइम है ना समझने का मौका है, लेकिन यहाँ पे आपके पास समझने का मौका है। ये जो क्वेश्चन आईआईटी में जब पूछा गया था तो काफी कम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, और जिन लोगों ने पिछले ब्रूट फोर्स मेथड से भी किया होगा उसमें भी काफी लेंदी था। अगर आपके माइंड में इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट घुस जाए तो ऑब्वियसली दोबारा ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसका जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर की तरह ट्रीट करके मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ला सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए, और मैथ्स ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिलकर आते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, परफेक्ट स्क्वायर का क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, वो सारी चीजें एक साथ मिलकर आती हैं। तो जब भी आप मैथ सॉल्व करें तो अपने आप को बिल्कुल कुएं के मेढक की तरह नहीं कि बस मुझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बस ब्रूट फोर्स x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो, सिर्फ वैसा ही अपने आप को मत रिस्ट्रिक्ट रखें, अपने होराइजन को वाइड करें, दूर तक देखें कि मैं इसी क्वेश्चन को क्या क्या डिफरेंट एरियाज के कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकता हूं। इसलिए मैं इतना टाइम दे भी रहा हूं। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मेथड कितना आसान और कितना इंट्यूटिव था। तो मैंने क्या निकाला कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था a माइनस सी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये जीरो हो नहीं सकता, वो मैंने प्रूव कर दिया। जीरो इसलिए नहीं होगा कि 1 और ओमेगा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ठीक है, आपने कहा कि चलो वो जीरो तो नहीं होगा, तो ठीक है जीरो तो नहीं होगा, तो और क्या हो सकता है, और क्या होगा उसके लिए आप देखिए कि ये जो वेक्टर हमने लिखा है वो है क्या। वो वेक्टर क्या है कि आप 1 जो है उसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 1 लें, और साथ ही साथ ये जो ओमेगा है इसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम लें, और साथ ही साथ -1 -2 भी ले सकते हैं क्योंकि ये इंटीग्रल नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप इन सारे नंबर को अगर आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, मैं दिखाता हूं कैसा बनेगा। देखिए मैंने क्या किया कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं दिखा है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये सारे क्या है, ये मेरा ओरिजिन है यहाँ पे, और इसी का देखिए ये ए नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को दिखा रहा है, बी नंबर जो है वो ओमेगा को दिखा रहा है, और जो भी डॉट्स मैंने सब जगह दिखाए हैं वो इस नंबर है, इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि आप अगर 1 टाइम्स 1 पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, 2 टाइम्स 1 पर आएंगे तो आप यहाँ जाएंगे, उसी तरह आप 1 टाइम्स ओमेगा करेंगे तो यहाँ आएंगे, 2 टाइम्स ओमेगा करेंगे तो यहाँ आएंगे, यानी कि ये सारे डॉट्स जो हैं वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि इसका मिनिमम मॉडुलस क्या है। तो मिनिमम क्या हो सकता है, पहली बात जीरो तो हो नहीं सकता कि वो मैंने प्रूव कर दिया। तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है, या तो ए होगा या बी होगा या ये वाला पॉइंट होगा सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, अगर ए की मॉडुलस वैल्यू यानी कि क्या होगा 1 होगा, बी का जो भी अगर आप लें तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा क्या होता है 1 होता है, तो ये भी 1 होगा। तो अब मुझे एक गेस लग रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि ये वाला जो पॉइंट सी पर है, हो सकता है कि ये सी वाला पॉइंट मेरा ओरिजिन से क्लोज हो एज कंपेयर टू दिस 1। तो अब वो सी वाला पॉइंट क्या है वो मैं दिखाता हूं। सी पॉइंट जो है वो बेसिकली ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का एक वेक्टर सम है यहां पर आकर। तो अब इस सी का डिस्टेंस क्या होगा वो मैं बताता हूं क्या होगा। आपको ये वेक्टर और इस वेक्टर का दोनों का सम करना है। तो आपने क्या किया कि यहां से इस लाइन को आप, ये ओमेगा वेक्टर है, इसको यहां से यहां मिला दें। इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस 1 है, ओमेगा का मॉडुलस 1 होता है, यानी कि इस वेक्टर का लेंथ 1 होगा। ये एंगल मेरा कितना होता है 120 डिग्री, हम जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री हो गया, ये 1 है, ये 1 है, तो ये दोनों एंगल भी इस ट्रायंगल में क्या होगा 60-60 ईच होगा, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पर एंगल इक्वल होगा। यानी इस ट्रायंगल में O, ये मेरा A, ये मेरा C, OAC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ये 1 है, ये 1 है, तो इसका भी डिस्टेंस 1 होगा या मॉडुलस 1 होगा। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि जो भी नियरेस्ट पॉइंट है इस रिप्रेजेंटेशन का, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से O से कितना है 1 है, यानी कि आंसर इसका 1 है। अब ये मेथड जो है ज्योमेट्रिकल मेथड, कुछ लोगों को काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, कुछ लोगों को लंबा भी लग रहा होगा। लंबा तो इसलिए लग रहा है कि मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों को डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होगा कि इसमें क्या इतना सारा डायग्राम बनाना है, ये बनाना है, इसको फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाओ, ये दिखाओ। ये सब इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो नंबर था उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, और फिर फाइनली इस नंबर को हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जीरो नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं 1 हो सकता है कि नहीं। 1 के लिए यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है आप वहां पर जाएं, आप देखेंगे कि 1 ही इसका आंसर हो सकता है। तो ये मेथड काफी अच्छा मेथड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप जो पिछला मेथड था ब्रूट फोर्स मेथड, वो भी काफी